तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं बिफोर सीरीज के तीसरे पार्ट यानी बिफोर मिडनाइट की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। इसके पहले दोनों पार्ट्स यानी बिफोर सनराइज और बिफोर सनसेट की कहानी को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को भी देख ले, ताकि आपको इस सीरीज की कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, बगैर किसी देर के इस फिल्म यानी बिफोर मिडनाइट की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने इस सीरीज के पहले पार्ट यानी बिफोर सनराइज में देखा था, कैसे दो अजनबी यानी सेलिन और जैसी ट्रेन पर मिलते हैं और बातों ही बातों में इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस सीरीज के दूसरे पार्ट यानी बिफोर सनसेट में 9 साल गुजरने के बाद भी इन दोनों के दिलों में वही प्यार मोहब्बत होता है जैसे कोई नए नवेले कपल में हो। इस सीरीज के तीसरे पार्ट यानी बिफोर मिडनाइट में हम बिफोर सनसेट के आगे की कहानी को देखेंगे। फिल्म शुरू होती है और हमें जेसी को उसके बेटे हेनरी के साथ एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। दरअसल फ्रेंड्स, गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी होती है और हेनरी अपनी माँ के पास जा रहा होता है। फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये होती है फ्रेंड्स कि सेलिन से मिलने के बाद जेसी अपनी बीवी से डाइवोर्स ले चुका होता है, जिससे उसकी कभी भी नहीं बनती थी। जेसी और सेलिन के प्यार की वजह से सेलिन ने 2 ट्विन बेटियों को जन्म दिया है। हर समर वेकेशन हेनरी अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब दोनों हेनरी और जेसी अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं। जेसी अब एक फेमस नॉवेलिस्ट बन चुका है, वहीं दूसरी ओर सेलिन को एक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। जेसी के डाइवोर्स होने की वजह से हेनरी को या तो उसके माँ या फिर बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ रहा था। इसीलिए कई दफा जेसी सोचता था कि शायद वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाया है। शायद उसके तलाक होने की वजह से हेनरी को अच्छी परवरिश नहीं मिल पा रही है। जेसी को इस तरह परेशान देख सेलिन जेसी को कई दफा संभालती थी और उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करती थी। हेनरी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद जेसी सेलिन और अपने दोनों बेटियों के साथ ग्रीस के लिए निकलता है, जहां गाड़ी में ये दोनों एक दूसरे से अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्रीस पहुंचने के बाद जेसी और सेलिन अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी जिंदगी में हो रहे अनुभव के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। जेसी सेलिन के सभी दोस्तों के जीने का अंदाज बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, पर ये सारे लोग एक अच्छे दोस्त थे। यहाँ बैठे जेसी और सेलिन के सभी दोस्तों को पता था कि ये दोनों अपने लाइफ में काफी व्यस्त रहते हैं। अपने प्रोफेशन को छोड़कर इन्हें जितना भी टाइम मिलता है, ये दोनों उस समय को अपनी जुड़वा बेटियों पर न्यौछावर कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसा कुछ सोचने के बाद जेसी सेलिन के दोस्तों ने मिलकर खास इनके लिए एक होटल में कमरा बुक किया था और इन्हें जबरदस्ती उस होटल में भेजते हैं। रास्ते में जाने के क्रम में सेलिन बोलती है, अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहोगे? जिस पर जेसी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बेशक, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। होटल में पहुंचने के बाद उन्हें एक कपल मिलता है जो जेसी का फैन होता है और उससे ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर जेसी साइन करने के बाद सेलिन को भी साइन करने को बोलता है। जिस पर सेलिन कहती है, क्यों, मैं इस पर साइन क्यों करूं? मैंने थोड़ी ना तुम्हारे नॉवेल को लिखा है। जिस पर जेसी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने तो नहीं लिखा है, पर ये जो कहानी है जो नोवेल में मैंने लिखी है वो तो हम दोनों की ही है ना। जेसी की बात सुनकर सेलिन मुस्कुराते हुए साइन करती है और फिर ये दोनों कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद ये दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया था इन दोनों के करीब आए। यहाँ पर सेलिन और जेसी अपनी सारी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं कि तभी हेनरी का कॉल आ जाता है, जिसे सेलिन रिसीव करती है। हेनरी से सेलिन को पता चलता है कि वो अच्छे से अपने घर पर यानी अपने माँ के पास पहुंच गया है और कल उसका साइंस का प्रोजेक्ट है। जिस पर सेलिन हेनरी से बात कर उसे गुड लक विथ योर मॉम बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और जेसी के पास आती है। सेलिन के द्वारा हेनरी को फोन पर गुड लक विथ योर मॉम कहना जेसी को काफी बुरा लगता है और वह झल्लाते हुए सेलिन को कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिर तुम भी उसकी माँ हुई ना।
सेलिन जैसी को समझाने की कोशिश करती है कि उसका कोई निगेटिव इंटेंशन नहीं था। इसके बावजूद भी जैसी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए हेनरी को छोड़ा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया और तुम हेनरी से ऐसे बात करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसी की बात सुनकर सेलिन को काफी बुरा लगता है और सेलिन भी चिल्ला चिल्लाकर जवाब देने लगती है, मैंने कब कहा तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, इसमें तुम्हारी भी मर्जी थी। ऐसा बोलकर सेलिन अपना बैग उठाती है और रूम से बाहर चली जाती है। जैसी को अकेला देखकर कुछ क्षण बाद सेलिन वापस से कमरे में आती है और कहती है, बड़े अजीब इंसान हो यार तुम, हमेशा हर चीज को गिनवाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी भी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस नहीं दिया? सेलिन की बात सुनकर जैसी कहता है, तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग शिकागो चलते हैं। ऐसा करने से मैं हेनरी के पास भी रह लूंगा और तुम्हारे साथ भी वक्त गुजार लूंगा। यह सुनकर सेलिन और भड़क जाती है और गुस्साते हुए कहती है, हर बार मैं ही क्यों सेक्रीफाइस दूं? याद है पहली मीटिंग में नंबर एक्सचेंज न करने का डिसीजन भी तुम्हारा ही था। जब हमारी बेटियां होने वाली थी तभी तुम नोबेल के सिलसिले में बाहर रहते थे और व्यस्त रहते थे, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा ताकि हमारे रिश्ते में कड़वाहट न आए। और हाँ, खबरदार आज के बाद अपने नोवेल में मेरे बारे में कुछ भी लिखा तो बहुत बुरा होगा। इतना बोलने के बाद सेलिन कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं जैसी अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि कहां ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते, पर इन दोनों ने बेतुके झगड़े की वजह से अपना टाइम खराब कर दिया। ऐसा सोचने के बाद जैसी कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी नजर सेलिन पर पड़ती है, जो एक टेबल की बगल वाली चेयर पर बैठी होती है। जैसी सेलिन की बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और सेलिन से बड़े प्यार से कहता है, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, अभी अभी 82 साल वाली सेलिन से मिलकर आ रहा हूँ। उसने एक लेटर भेजा है और कहा है कि 40 साल वाली सेलिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट 80 साल वाली सेलिन से तो ज्यादा खूबसूरत 40 साल वाली सेलिन है। सेलिन जैसी की बातों को काटते हुए कहती है, ओह तो 82 साल में मैं उतनी खूबसूरत नहीं रहूंगी ना, तो अच्छा है तुम किसी और के पास अभी से ही चले जाओ। यहाँ पर जैसी अलग अलग तरीके से सेलिन को मनाने की कोशिश करता है, पर सेलिन का गुस्सा काफी देर तक ठंडा नहीं होता। थक हार कर जैसी सेलिन से कहता है, माना सेलिन मैंने अभी ओवर रिएक्ट किया, जिसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी बोल रहा हूँ, पर तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए ना कि इस रिश्ते को कायम रखने के लिए हम दोनों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तुम शिकागो नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम शांति से बैठकर कोई और हल निकाल लेंगे, यकीन करो। आगे जैसी इमोशनल होता हुआ सेलिन से कहता है, मेरे लिए तुम सभी यानी तुम, हेनरी और हमारी बेटियां मायने रखती है। मैं इन सब में से किसी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। जैसी को इमोशनल होता देख सेलिन भी जैसी को सॉरी बोलती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी बिफोर मिडनाइट की पूरी कहानी। अगर आप इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से देखना चाहते हो तो जैसा मैंने शुरू में कहा है, आप इसके दोनों पार्ट को भी देख लो। दोनों पार्ट्स काफी इंटरटेनिंग और रोमांटिक है। सो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ यार देख लो, एंड स्क्रीन में लिंक पड़ी हुई है, बस स्क्रीन पे टैप करो और वीडियो का लुत्फ उठाओ। और भाई सॉरी, वीडियोस थोड़ा लेट से आ रही थी, अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, ठीक है।